Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the third class of Node.js 360 Bootcamp. इस क्लास में हम इवेंट लूप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इवेंट लूप क्या है, क्यों है और कैसे काम करता है. सो लेट्स स्टार्ट. इवेंट लूप को पढ़ने से पहले सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन को समझते हैं ताकि हमारा बेस बने. सो सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं? इन सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन टास्क्स आर परफॉर्म्ड वन आफ्टर द अदर इन अ सीक्वेंशियल मैनर. जब आप एक प्रोग्राम रन करते हैं और उस प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स होते हैं या जो टास्क्स होते हैं वो अगर यके बाद दीगरे रन हो रहे हैं या एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक सीक्वेंशियल मैनर में, जिस सीक्वेंस में आप उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उसी सीक्वेंस में वो रन हो रहे हैं यके बाद दीगरे, तो इस एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कहते हैं, जिसमें हर एक टास्क वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरा टास्क वो रन नहीं होता. सो ईच टास्क मस्ट वेट फॉर द प्रीवियस टास्क टू कंप्लीट बिफोर इट कैन स्टार्ट. तो इसको प्रोग्राम में देखते हैं रियल इन रियल वर्ल्ड में. विजुअल स्टूडियो कोड, या आपको मैंने कहा था कि मैं कर्सर यूज़ करता हूँ विच इज़ अ क्लोन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड. मैंने अपनी आईडीई खोल ली है और उसमें मैंने एक main.js फाइल बनाया है जिसमें मैंने सिंपल कोड लिखा है. एक कंसोल मैंने लगाया है इन द फर्स्ट एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट. फिर मैंने एक मैसेज वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और फिर उसी मैसेज को मैंने कंसोल किया है. और ग्रीटिंग्स का एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैं नेम का एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि एक स्ट्रिंग होगा, और उस फंक्शन से मैं एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा हूँ जो बेसिकली उस नेम को ग्रीट कर रहा है. और लास्ट लाइन पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ग्रीटिंग्स फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसको पैरामीटर के वैल्यू में आयशा दे रहा हूँ. और लेट्स से इसी रिज़ल्ट को भी हम कंसोल कर लेते हैं एज अ लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम. पैरामीटर और आर्गूमेंट दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें फ़र्क ये है कि जब आप एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे आप जो फंक्शन डेफिनीशन में पैरामीटर लिखते हैं वहाँ पे उसको पैरामीटर कहते हैं, और जब आप पैरामीटर को फंक्शन कॉल के वक्त जो वैल्यू पास करते हैं उसको फिर आर्गूमेंट कहते हैं. तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है और इसको मैं Node.js से रन करने की कोशिश करता हूँ. मैंने ऑलरेडी टर्मिनल खोला हुआ है और टर्मिनल करेक्ट पाथ में है, उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में main.js है. तो इस फाइल को रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं node main.js कमांड रन करूँगा और लेट्स सी क्या आया है. स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, द फर्स्ट स्टेटमेंट, और हमारे पास प्रिंट हुआ है स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम. फिर वेलकम टू Node.js प्रिंट हुआ है और फिर वेलकम आयशा टू द नोड वर्ल्ड प्रिंट हुआ है. सो नाउ इफ़ यू सी दिस इज़ द सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन. क्यों? क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स एक एक के बाद दूसरा वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और इसमें जब तक एक स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई तब तक दूसरा स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं होता. So basically, the runtime environment is while the runtime environment is executing this statement, so it's not going to the next statement. So basically, message variable तब तक create नहीं होगा जब तक ये first statement completely execute ना हो जाए. So in synchronous execution, the statements are executed in sequential manner, and the statement are executed after the previous statement are executed perfectly fine. ठीक है. सो जब तक एक स्टेटमेंट कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगा रन टाइम दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो आप अगर ये ऐसे नहीं होता तो मे बी आपको यहाँ पे कंसोल में स्टार्ट नज़र आ रहा होता, फिर वेलकम नज़र आ रहा होता, फिर उसके बाद ऑफ नज़र आ रहा होता, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग कम्प्लीट हुआ ही नहीं है और रन टाइम दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ये कंसोल भी अजीब तरह के मिलते हैं. सो ड्यू टू द सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन वी आर गेटिंग व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. What is asynchronous execution? In asynchronous execution, tasks are executed independently of the main program flow, not waiting for the previous task to complete before it starts another. क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि asynchronous execution में जब टास्क को asynchronously आप रन करते हैं तो उस
टास्क के कंप्लीशन का इंतज़ार रन टाइम नहीं करता और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चला जाता है। और ये जो टास्क है ये मेन थ्रेड या जो मेन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम है उससे उससे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये है कि ये किसी और थ्रेड पे रन हो रहा होता है, किसी बैकग्राउंड प्रोसेस पे रन हो रहा होता है। क्या मतलब? लेट्स से मैं यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगा लेता हूँ और सेट टाइम आउट आपको पता है इससे हम डिले लाते हैं। कुछ देर के बाद एक पीस ऑफ कोड को अगर हम रन करना चाहते हैं तो हम सेट टाइम आउट यूज़ करते हैं। तो एज अ फर्स्ट आर्गूमेंट इसे एक कॉल बैक फंक्शन पास किया जाता है और एज अ सेकंड आर्गूमेंट इसको एक नंबर पास किया जाता है जिसमें जो कि बेसिकली टाइम को मिली सेकेंड्स में शो करता है, यानी कितने मिली सेकेंड्स के बाद आप इस कॉल बैक को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो लेट्स से मैं 1000 मिली सेकेंड्स के बाद इस कॉल बैक को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ विच इज़ बेसिकली 1 सेकेंड। और इस कॉल बैक के अंदर मैं सिंपल एक कंसोल लगाता हूँ और उस कंसोल के अंदर मैं लिखता हूँ इनसाइड दी सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, राइट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अगर ये सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन होता तो सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन में क्या होता, हम क्या एक्सपेक्ट करते? सबसे पहले हम कंसोल में एक्सपेक्ट करते स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, फिर हम 1 सेकेंड तक कुछ भी कंसोल में एक्सपेक्ट नहीं करते और 1 सेकेंड के बाद हम एक्सपेक्ट करते इनसाइड द सेट टाइम आउट, फिर उसके बाद हम वेलकम टू द Node.js एक्सपेक्ट करते और फिर रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते। लेकिन जब हम इसको रन करते हैं और आप गौर से देखें, जब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोग्राम कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है। आखिर में ये जो सेट टाइम आउट के अंदर कॉल बैक है ये सबसे आखिर में रन हो रहा है। अब आप कहेंगे कि ये 1 सेकेंड ले रहा है इसलिए ये सबसे आखिर में आ रहा है। ठीक है, वो मैं मानता हूँ कि ये 1 सेकेंड लेता है इसलिए सबसे आखिर में आ रहा है। लेकिन अगर ये सिंक्रोनस होता तो ये 1 सेकेंड का इंतज़ार करता और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाता। लेकिन ये इस सेट टाइम आउट को, इसका मतलब ये है कि इस सेट टाइम आउट को Node.js का जो रन टाइम है या जावास्क्रिप्ट का जो रन टाइम है, whether it is in the browser or outside the browser, वो इसको एसिंक्रोनसली ट्रीट कर रहा है। मतलब ये है कि ये इस सेट टाइम आउट के कंप्लीट एग्जीक्यूशन का इंतज़ार ही नहीं कर रहा और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चला जाता है। मैं अगर इसको 0 सेकेंड भी कर लेता हूँ तो ये तब भी सबसे आखिर में हमें नज़र आएगा, ये सबसे आखिर में प्रिंट होगा, ये सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होगा। अब ये 0 मिली सेकेंड पे क्यों सबसे आखिर में एग्जीक्यूट हो रहा है? दिस इज़ द नॉलेज रिलेटेड टू द इवेंट लूप, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पे हम कोई डिले डाल भी देते हैं तो वो डिले यानी सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन इसकी नहीं हो रही, बल्कि ये एक सेपरेट थ्रेड के हवाले कर देता है। आप ऐसा समझ लें कि जावास्क्रिप्ट जब इस लाइन पे आ जाता है तो ये जो रन टाइम है, रन टाइम में ऐसे फीचर्स होते हैं, एक टाइमर होता है, एक बैकग्राउंड में एक टाइमर लगा होता है, ये उसको कहता है जावास्क्रिप्ट जब इस स्टेटमेंट पे पहुंच जाता है तो वो उसको कहता है रन टाइम को कि यार ये ले लो, ये उस टाइमर को दे दो। जब ये टाइम कंप्लीट हो जाए वो उसको कह दो कि तुम इस टाइम का ट्रैक रिकॉर्ड रखो। तो आप टाइमर भी एक प्रोग्राम है, इट्स अ रनिंग प्रोग्राम जो कि आपका टाइम कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन जिस तरह हमने पढ़ा कि जो मेन थ्रेड होता है, जो मेन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम होता है एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन में, वो मेन एग्जीक्यूशन से इंडिपेंडेंट होता है। यानी जो मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही है वहाँ पे उस एसिंक्रोनस टास्क को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, बल्कि किसी दूसरे थ्रेड पे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। सो दिस इज़ द एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। और एक मरतबा दोबारा से डिफिनीशन को पढ़ते हैं। इन एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन टास्क आर एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेन प्रोग्राम। अब कौन रन कर रहा था हमारे एग्जांपल में? सेट टाइम आउट का जो वो था, सेट टाइम आउट जो टाइम बेसिकली डिले जो कैलकुलेट कर रहा था, वो कौन कैलकुलेट कर रहा था? दैट वाज अ सेपरेट प्रोग्राम रनिंग, राइट। वो टाइमर कर रहा था, हमारा मेन प्रोग्राम नहीं कर रहा था। वो तो दूसरी चीज़ें को दूसरे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा था और नॉट वेटिंग फॉर द प्रीवियस टास्क टू कंप्लीट बिफोर इट स्टार्ट्स अनदर। तो देखिए सेट टाइम आउट का इंतज़ार भी जावास्क्रिप्ट ने नहीं किया। ऑपरेशंस डू नॉट नेसेसरली कंप्लीट इन द ऑर्डर दे आर इनिशिएटेड। और ये भी बात है इन सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन में कि जो ऑपरेशंस होते हैं
वो आपको उस ऑर्डर में नहीं मिलेंगे जिस ऑर्डर में वो इनिशिएट हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसके बाद एक सेट टाइम आउट लगा लूँ लेट्स से, और इसको मैं 100 मिली सेकेंड्स दे दूँ, तो और मैं यहाँ पे कह दूँ इनसाइड द सेट टाइम आउट 2, तो ऑफ कोर्स ये हमें 100 सबसे पहले नज़र आएगा। इनिशिएट पहले ये हुआ है, लेकिन हमें ये नज़र आएगा क्योंकि इसका टाइम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो अगर आप इसको देखें तो ये देखिए इनसाइड द सेट टाइम आउट 2 पहले आया है, इनिशिएट बाद में हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूट पहले हुआ है। सो ऑपरेशंस डू नॉट नेसेसरली कंप्लीट इन द ऑर्डर दैट दे आर इनिशिएटेड। उस ऑर्डर में आपको कंप्लीशन टास्क या ऑपरेशन या स्टेटमेंट्स की नहीं मिलेगी जिस ऑर्डर में वो इनिशिएट हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जावास्क्रिप्ट में कौन से टास्क वो सिंक्रोनस होंगे और कौन से एसिंक्रोनस होंगे, यानी किस पीस ऑफ कोड को, अब ये जो बाकी के स्टेटमेंट्स थे जावास्क्रिप्ट इनको सिंक्रोनसली ट्रीट कर रहा था, लेकिन सेट टाइम आउट ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि वो उसको एसिंक्रोनसली ट्रीट करता है। तो याद रखिए, एक सिंपल रूल ऑफ थंब बताता हूँ कि जो भी जावास्क्रिप्ट के अपने फीचर्स नहीं हैं उनको जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनसली ट्रीट करेगा। यानी ऑलवेज ये बात करेक्ट नहीं है, क्योंकि कभी कभार ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं कि जो उसके अपने फीचर्स नहीं होते उनको भी आप सिंक्रोनसली चला सकते हैं, लेकिन जनरली रूल ऑफ थंब ये है कि जो भी टास्क वो जावास्क्रिप्ट के अपने नहीं हैं उनको वो एसिंक्रोनसली ट्रीट करेगा, और उनमें अक्सर टास्क ऐसे होते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और चूंकि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, उसमें सिर्फ एक ही थ्रेड होता है, मेन थ्रेड सिर्फ एक ही होता है, मल्टीपल थ्रेड्स उसके नहीं होते। तो अगर एक टाइम कंज्यूमिंग, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर जावास्क्रिप्ट इस सेट टाइम आउट का इसी जगह पे वेट कर रहा होता, यानी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाता ही नहीं और ये यहाँ पे वेट करता, तो आपका मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाता और हम यूजिंग नोड जेएस रन टाइम हम जावास्क्रिप्ट से सर्वर बनाएंगे। और आप इमेजिन करें कि एक यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है और पीछे 10 सेकंड्स का कुछ डिले आ रहा है, कोई ऐसा टास्क है जो कि 10 सेकंड ले रहा है, तो मेन थ्रेड तो आपका ब्लॉक होगा। दूसरा यूज़र आएगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, सिरे से उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक यूज़र, एक साहिब का जो काम है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। So due to the single threaded nature of जावास्क्रिप्ट उसको खाली रखने के लिए, उसको ब्लॉक करने से बचाने के लिए, ब्लॉक होने से बचाने के लिए क्या करता है कि वो जो टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस है उनको एसिंक्रोनसली ट्रीट करता है। एसिंक्रोनसली मेन जो थ्रेड होता है उस पे एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि उनको बैकग्राउंड थ्रेड्स के हवाले कर देता है कि यार ये ले लो, ये मेरे लिए चला दो, मैं दूसरे स्टेटमेंट्स को रन करता हूँ। अब आप कहेंगे कि सेट टाइम आउट ये तो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं, ये कैसे जावास्क्रिप्ट का अपना फीचर नहीं है। तो याद रखिए, जावास्क्रिप्ट का ये जो डिले है, या आप ब्राउज़र में अगर आप जावास्क्रिप्ट, ऑफ कोर्स आपको आइडिया होगा, वहाँ पे आप नेटवर्क कॉल्स करते थे, या नोड जेएस में जिस तरह हम सर्वर क्रिएट करते हैं, फाइल सिस्टम को के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें ये इनबिल्ट नोड ये जावास्क्रिप्ट में नहीं है, बल्कि ये इसको रन टाइम प्रोवाइड करता है। और थोड़ा आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप ब्राउज़र के रन टाइम को देखें या नोट के रन टाइम को देखें, दोनों में ऐसे फीचर्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अपने नहीं है। जैसे ब्राउज़र के अंदर जो डोम की एपीआईज़ है, जो फेच एपीआईज़ है, इसी तरह के जो टाइमर्स हैं, वो ब्राउज़र का रन टाइम जावास्क्रिप्ट को प्रोवाइड कर रहा है। जावास्क्रिप्ट के पास अपनी ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो टाइम को कैलकुलेट कर सके एंड सो ऑन। तो ये सारी के सारे फीचर्स ये इसको रन टाइम प्रोवाइड करता है। और नोड जेएस में फाइल सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मॉड्यूल्स है, HTTP मॉड्यूल्स है, ये सारे मॉड्यूल्स ये जावास्क्रिप्ट के अपने नहीं है, बल्कि ये इसको रन टाइम दे रहा है। तो ये सारे के सारे जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि रन टाइम जावास्क्रिप्ट को प्रोवाइड करता है, जावास्क्रिप्ट इसको एसिंक्रोनसली ट्रीट करता है ताकि उसका मेन थ्रेड ब्लॉक ना हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। अगर आप उसका मेन थ्रेड ब्लॉक रखेंगे
तो वो कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। और अगर ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट का थ्रेड ब्लॉक हो तो यूआई में सिर्फ आप सिरे से क्लिक ही नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई हमें मेन थ्रेड वो खाली रखना पड़ता है। जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी टास्क वो लॉन्ग रनिंग होते हैं, हम उसको मेन थ्रेड पे रन नहीं करते बल्कि उनको बैकग्राउंड थ्रेड्स के हवाले करते हैं। इनफ इज़ इनफ, राइट। आगे मूव होते हैं और नोड जेएस का जो रन टाइम हमने पढ़ा था उसको री इमेजिन करते हैं और डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कैसे हाउ द एग्जैक्टली दीज एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक द हाउ द जावास्क्रिप्ट इज़ एबल टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो उसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर तो फाइल सिस्टम और इन चीज़ों की फंक्शनैलिटी नहीं है, तो कैसे ये उसके फीचर्स को यूज़ कर रहा है। सो जावास्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। For interacting with the operating system, we need some low-level languages like C or C++. तो Node.js के क्रिएटर्स ने क्या किया है कि उन्होंने जावा C++ के एडॉन्स वो लगाए हैं, C++ के एडॉन्स उन्होंने वो डेवलप किए हैं जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूजिंग दैट C++ एडॉन्स इंटरेक्ट कर सकता है। यानी जावास्क्रिप्ट में अपनी फंक्शनैलिटी नहीं है एडॉन्स की ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की। ये C++ इसको इस काबिल बनाता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। सो वी हैव जावास्क्रिप्ट, और आप ऐसा कह लें कि ये जो जावास्क्रिप्ट है दिस इज़ बेसिकली इंटरेक्टिंग विद दिस Node.js रन टाइम इन्वायरमेंट। और Node.js रन टाइम इन्वायरमेंट से बेसिकली मेरा मतलब ये है कि ये जो C++ के फीचर्स हैं, जो C++ के एडॉन्स हैं, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को इस एबल कर रहे हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके और वो एक्स्ट्रा फीचर्स उसको दे रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस जावास्क्रिप्ट Node.js का जो रन टाइम है इसमें कुछ C++ के एडॉन्स हैं, C++ के फीचर्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि जावास्क्रिप्ट तो एक और लैंग्वेज है, C++ तो एक अलग लैंग्वेज है, दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? तो एक कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग्स की, दे कम्युनिकेट यूजिंग द बाइंडिंग्स। ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट में जब हमने HTTP का मॉड्यूल वो इंपोर्ट किया था और वहाँ पे आपको याद है हमने क्रिएट सर्वर का एक फंक्शन, एक मेथड कॉल किया था। तो क्रिएट सर्वर में क्या आपने ख़ुद सर्वर को क्रिएट किया था, बल्कि आपने एक मेथड कॉल किया था और बैकग्राउंड में उसने सारा सर्वर क्रिएट कर दिया। वो नेटवर्क का सॉकेट जो है उस पर उसने जो पोर्ट है एक्टिवली वो उस पर लिसन कर रहा था। तो ये आपने सारा कोड लिखा था? नो, बल्कि ये आपने सिर्फ एक फंक्शन कॉल किया था और वो फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा था, वो C++ के एक फंक्शन को कॉल कर रहा था। और C++ भी Node.js के रन टाइम में C++ के जो फीचर्स हैं, जो कोड है, वो भी डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, बल्कि एक लाइब्रेरी है libuv लाइब्रेरी जो कि प्योरली उसको लिखा गया है C लैंग्वेज में, जो कि और भी लो लेवल लैंग्वेज है। और वो डायरेक्टली वो libuv लाइब्रेरी फिर कम्युनिकेट करती है विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये libuv लाइब्रेरी है जो Node.js को इस काबिल बनाता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट काम कर सके। यानी बजाय इसके कि वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप डिफरेंट Node.js का कोड लिख सके, एक Node.js का कोड वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करेगा ड्यू टू दिस libuv लाइब्रेरी, क्योंकि ये libuv लाइब्रेरी वो सारा का सारा काम करती है, वो Node.js को इस काबिल बनाती है कि वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट कर सके। अब फाइल सिस्टम की मिसाल ले लें। फाइल सिस्टम लिनक्स में अलहदा है, विंडोज़ में अलहदा से उसको डेवलप किया गया है, लेकिन Node.js वो libuv लाइब्रेरी की मदद से फाइल सिस्टम को उसी एक तरीके से एक्सेस करती है। So when you are using the features that are not inside the JavaScript, they are basically written in C++, which are basically और ये C++ के जो फीचर्स है ये आपके पास Node.js का जो रन टाइम है, रन टाइम इन्वायरमेंट में है, उसमें अवेलेबल है। तो जब आप यूजिंग Node.js जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं और उसमें आपने ऐसे फंक्शंस कॉल किए हैं जो कि C++ के फीचर्स को यूज़ करते हैं, तो वो C++ का जो कोड है वो फिर libuv लाइब्रेरी की मदद से
उस कोड को चलाता है और यूजिंग libui लाइब्रेरी वो फिर वो इसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। तो हमने लास्ट क्लास में एक सर्वर क्रिएट किया था और उसमें हमने कहा था कि हम एक HTTP वेरिएबल क्रिएट करेंगे और रिक्वायर करेंगे HTTP मॉड्यूल को, और ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। और उसमें एक मेथड है जिससे हम सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ द क्रिएट सर्वर मेथड। ठीक है, अब ये क्रिएट सर्वर मेथड जो आपने कॉल कर लिया है, दिस इज़ नॉट द फीचर ऑफ द जावास्क्रिप्ट। इंस्टेड द HTTP library, which is basically written in C++, it is giving you the feature to create a server inside the JavaScript using the JavaScript code. अब क्रिएट सर्वर जब आप कॉल करते हैं तो ये C++ के फंक्शन को कॉल करता है जो कि आपके लिए बेसिकली एक सर्वर को क्रिएट कर देता है, और जावास्क्रिप्ट के इन्वायरमेंट में ये आपको एक ऑब्जेक्ट दे देता है इन रिटर्न, जिसको हम सर्वर के वेरिएबल में नॉर्मली स्टोर करते हैं। और ये इस ऑब्जेक्ट में वो मेथड्स होते हैं जिस मेथड से हम जो अंडरलाइंग सर्वर C++ क्रिएट कर रहा है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके कुछ फीचर्स मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हम उसको डिफरेंट पोर्ट पे लिसन करवा सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि सर्वर को इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि क्रिएट सर्वर मेथड रिटर्न करता है, इसके अंदर एक लिसन मेथड है जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी पोर्ट वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस पोर्ट विल बी देन यूज्ड टू फॉर द इनकमिंग रिक्वेस्ट, राइट। सो जब आप क्रिएट सर्वर को कॉल करते हैं, अगेन दिस इज कॉलिंग द C++ फीचर्स और द C++ फंक्शन टू क्रिएट अ सर्वर फॉर यू, और उस अंडरलाइंग फंक्शनैलिटी के कुछ फीचर्स चेंज करने के लिए वो फिर आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और उस ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स को आप अपने आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट आर्गुमेंट वो फिर उन फीचर्स को चेंज करवा लेता है। So that is how the Node.js runtime works. That is how when we execute the JavaScript code in the Node.js runtime, that is how it works. तो अगर फाइल सिस्टम है, HTTP मॉड्यूल है, क्रिप्टो मॉड्यूल है, जो भी मॉड्यूल आप यूज़ करते हैं, that is basically written in C++ and you are invoking that C++ feature inside your JavaScript. और वो कैसे काम करता है अभी हमने डिस्कस किया कि जावास्क्रिप्ट है वो C++ के साथ कम्युनिकेट इंटरेक्ट कर रहा है यूजिंग द बाइंडिंग्स, और वो C++ libui लाइब्रेरी के साथ, और फिर libui लाइब्रेरी वो फिर सारा इंटरेक्शन करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव टूवर्ड्स द इवेंट लूप। इवेंट लूप की तरफ आते हैं, और इवेंट लूप को क्यों डिस्कस करते हैं, तो उसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छा रीज़न है। वो अच्छा रीज़न ये है कि लेट्स से हमारे पास एसिंक्रोनस कोड है, उस एसिंक्रोनस कोड को बेहतर समझने के लिए हम इवेंट लूप को पढ़ेंगे कि बेसिकली ये हैंडल कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक प्रॉमिस को रिजॉल्व करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक देन लगाता हूँ, और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ, और यहाँ पे एक कंसोल लगाता हूँ इनसाइड रिजॉल्व प्रॉमिस, ठीक है। और यहाँ पे मैं 0 मिलीसेकंड का डिले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, यहाँ पे लेट्स से 1000 सेकंड्स का। अब कौन सा कंसोल पहले नज़र आएगा, कौन सा कॉल बैक पहले रन होगा, कौन सा कॉल बैक बाद में रन होगा, एंड सो ऑन। तो इसको समझने के लिए, अपने कोड के एग्जीक्यूशन को करेक्टली समझने के लिए कि ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, हमें इवेंट लूप को समझना होगा कि जो रन टाइम है जावास्क्रिप्ट का, चाहे वो ब्राउज़र का रन टाइम है या Node.js का रन टाइम है, वो जावास्क्रिप्ट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वहाँ पे जब एसिंक्रोनस काम आ जाता है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो उसको समझने की कोशिश करते हैं, और इवेंट लूप में कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को पहले पढ़ते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वो कॉल स्टैक है। कॉल स्टैक किसे कहते हैं? इमेजिन करें फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे पास एक प्रोग्राम है, राइट, और मैं एक बदसूरत सा वो बना लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये एक फ़ाइल है और इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। जब ये प्रोग्राम जब हम इसको रन करते हैं, सो बेसिकली द रनिंग प्रोग्राम इज़ देन कॉल्ड अ प्रोसेस, और हर प्रोसेस का एक थ्रेड होता है। थ्रेड का बेसिकली मतलब ये होता है
कि it's basically running a particular statement of the program, so it's a thread. सो जब एक प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करता है तो इस प्रोग्राम में डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, और वो फंक्शंस आपने वो कॉल किए होंगे, जिस तरह हमने ग्रीटिंग्स फंक्शन या वहाँ अपने प्रोग्राम में कॉल की थी किया था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ग्रीटिंग्स फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है। अगर आप C++ या जावा या इस तरह के लैंग्वेजेस बैकग्राउंड से आए हैं तो आपको एक अजीब चीज़ जावास्क्रिप्ट में ये लगी होगी कि इसमें कोई मेन फंक्शन नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट का जो फाइल आप रन करते हैं, जावास्क्रिप्ट बेसिकली उस पूरे फाइल को इनक्लोज करता है, आप कह लें इन अ ग्लोबल फंक्शन, और वो इसको एक ग्लोबल फंक्शन कंसिडर करता है और उसको फिर एग्जीक्यूट करता है। और इस ग्लोबल फंक्शन के अंदर आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं जिनको आपने एग्जीक्यूट किया होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दो फंक्शंस बनाता हूँ, ठीक है। मैं बनाता हूँ फंक1 और इसमें सिंपल काम करते हैं, console.log करते हैं funk1 कॉल, ठीक है। और फिर लेट्स से एक दूसरा फंक्शन है funk2 और उसके अंदर भी मैं कंसोल लगा लेता हूँ funk2 is called। सही है। अब इस फंक्शंस को जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या करूँगा, funk1 और उसके साथ फिर पैरेंथेसिस लगाऊंगा, जिसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, इसको रन कर दो। सो मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, आपका ग्लोबल फंक्शन रन हो रहा है, और उस ग्लोबल फंक्शन के अंदर आपने दो और फंक्शंस कॉल कर लिए हैं, और वो फंक्शन कौन कौन से हैं? वो फंक्शन है funk1, उसको आपने कॉल किया है, और एक दूसरा फंक्शन है funk2, उसको भी आपने कॉल किया है। मेरी राइटिंग काफ़ी बदसूरत दिखाई दे रही है क्योंकि मैं टैबलेट पे लिखने का इतना आदी नहीं हूँ, सो बेयर इट विद मी। अच्छा, तो जब आप फंक्शंस को कॉल करते हैं तो जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि किस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ? सो बेसिकली वो कॉल स्टैक में हर एक फंक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आप स्टैक किसे कहते हैं? इमेजिन करें कि आपके पास एक बास्केट है, ठीक है, और उस बास्केट में पहले आप एक बॉक्स को रख लेते हैं, फिर दूसरे बॉक्स को रख लेते हैं, फिर तीसरे बॉक्स को रख लेते हैं। अब लेट से आप इससे बॉक्सेस को हटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कौन सा बॉक्स आप उठाएंगे? आप सबसे पहले थर्ड बॉक्स उठाएंगे, यानी वो बॉक्स जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट किया है। तो इस मॉडल को, इस डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपको ये नहीं आता ना तो काइंडली स्टैक और इन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स को देख लें, क्योंकि आई कैंट एक्सप्लेन इट ओवर हियर, क्योंकि वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो आप सबसे पहले जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है उसको आप उठाएंगे, उसको आप हटाएंगे। सो दिस डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड अ स्टैक, जिसमें हम जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को सेव करते हैं या एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, उसके रिवर्स ऑर्डर में हम फिर उसको पॉप करते हैं, डिलीट करते हैं। सो दिस इज़ द टर्मिनोलॉजी यूज इन। यहाँ पे अगर आप एक एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो उसको कहते हैं आई गेस पुश, या उसको कहते हैं पुशिंग एन एलिमेंट, और जब आप एक एलिमेंट को बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं पॉप। तो जब आप एक फंक्शन को रन करते हैं तो जावास्क्रिप्ट उस फंक्शन का ट्रैक रखने के लिए कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उसमें अच्छा उसको किन वेरिएबल्स का एक्सेस है, उसका रिटर्न एड्रेस क्या है, और उसके आर्गुमेंट्स जो आपने पास किए हैं वो आर्गुमेंट्स भी मेमोरी में कहीं पे स्टोर होंगे ना। तो एक फंक्शन है, वो फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड जो डेटा है ना वो जावास्क्रिप्ट एक स्टैक फॉर्म में सेव करता है। तो जब आप एक फ़ाइल को रन करते हैं और ग्लोबल फंक्शन वहाँ पे कॉल हो जाता है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि ग्लोबल फंक्शन से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देता है इन इट्स कॉल स्टैक, विच इज़ बेसिकली अ मेमोरी, आप ऐसा कह लें, इट्स अ मेमोरी लोकेशन। तो ग्लोबल फंक्शन के साथ जो भी अटैच डेटा है वो इस कॉल स्टैक में ये पुश कर देता है, और इस एक एंट्री को हम फ्रेम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं?
इसको फ्रेम कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी डेटा है, जैसे आर्गुमेंट्स जो पास हुए हैं, जो इसके लोकल वेरिएबल्स हैं, या इसी तरह इसका रिटर्न एड्रेस है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है यानी दिस कीवर्ड है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन ये स्टोर कर देता है इन द कॉल स्टैक, राइट। और ग्लोब एक फंक्शन के जो इन्फो होता है उसको बेसिकली हम एक फ्रेम कहते हैं। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो जावास्क्रिप्ट इसको फिर कॉल स्टैक से हटा देता है। सो यूजिंग कॉल स्टैक जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि अच्छा अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर ग्लोबल फंक्शन में आप हैं और इस ग्लोबल फंक्शन के अंदर आप एक और फंक्शन को, जैसे फंक्शन 1 और फंक्शन 2 को कॉल कर देते हैं, तो क्या होगा? तो लेट्स से आपने फंक्शन 1 को कॉल किया तो फंक्शन 1 का भी एक फ्रेम यहाँ पे आ जाएगा और उस फंक्शन 1 से रिलेटेड जो भी इन्फो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और ये फंक्शन 1 का फ्रेम आ जाएगा। इसको एग्जीक्यूशन फ्रेम आई गेस कहते हैं, स्टैक फ्रेम या स्टैक फ्रेम कहते हैं, या इस फ्रेम्स को एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं। बेसिकली जब आप एक कोड रन करते हैं, ठीक है, एक लेट्स से इस प्रोग्राम को कंसिडर कर ले या एक फंक्शन को कंसिडर कर ले, तो एक तो इसका एग्जीक्यूशन है, इसका रन करना है, प्रोसेसर इसको एक स्टेटमेंट को ले रहा है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और एक इससे रिलेटेड डेटा है, यानी इस फाइल के अंदर जो आपने वेरिएबल्स बनाए हैं और जो आर्गुमेंट्स आपने पास किए वो भी कहीं स्टोर होंगे ना, तो उस मेमोरी में कहीं पे स्टोर होंगे, तो वो बेसिकली कॉल स्टैक में स्टोर होते हैं इन अ सिंगल फ्रेम। Alright, so this frame is also called an execution context. Execution context का basically मतलब ये है कि जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो दो पार्ट्स होते हैं फंक्शन को कॉल करने के। एक उसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है, प्रोसेसर उसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जिसको एग्जीक्यूशन थ्रेड कहते हैं। बेसिकली हम वेरी फैंसी नाम देते हैं लोगों को, डेवलपर्स को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो फेलो डेवलपर्स को कंफ्यूज करे, बहुत मुश्किल मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ वो देते हैं। इट्स सिंपल, लाइक एक आम बंदा भी ये समझ सकता है, अगर उसको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो, वो ये समझ सकता है कि अगर आप एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक तो फंक्शन रन हो रहा होगा और एक उस फंक्शन का डेटा मेमोरी में स्टोर होगा। तो जब एक फंक्शन रन हो रहा है तो टेक्निकली हम उसको थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन कहते हैं, और उससे रिलेटेड जो मेमोरी है, जो उससे रिलेटेड डेटा है जो कि हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, उसको यानी उसका डेटा कहते हैं, उसके रिलेटेड डेटा कहते हैं। लेट्स से ए वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, बी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सो एक उसका डेटा हो गया जो कि मेमोरी में स्टोर है, और एक उसका एग्जीक्यूशन थ्रेड हो गया, यानी जो इंस्ट्रक्शंस रन हो रहे हैं। अब इस फिनोमिना को कंबाइनली एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो जब एक फंक्शन कॉल होता है तो उसका एक फ्रेम कॉल स्टैक में बन जाता है और उसका बेसिकली एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी बन जाता है, जिसमें जो जावास्क्रिप्ट इसलिए बनाता है हर एक फंक्शन का अलग से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसकी अलग मेमोरी बनाता है ताकि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल्स और उसके डेटा को एक्सेस ना कर सके। अगर कर सकता है तो फिर तो सारा जो वो है, जो पैराडाइम है, वो आपने गर्क कर दिया। तो इसलिए हर फंक्शन का एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, एक उसका थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन होता है और दूसरा उससे रिलेटेड डेटा होता है। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शंस का की ट्रैक रखने के लिए उसको कॉल स्टैक में स्टोर करता है। एंड एवरी फ्रेम, अगर आप, क्योंकि हर फ्रेम वो बेसिकली एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, तो आप इसको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो जावास्क्रिप्ट इसका डेटा वो डिलीट कर देता है, विच इज़ इन टेक्निकल टर्म हम इसको पॉप कहते हैं, ये इस कॉल स्टैक से इसको हटा देता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट वो है कंपोनेंट है इवेंट लूप का, दैट इज़ माइक्रो टास्क क्यू। क्यों किसे कहते हैं? कतार को कहते हैं। और कतार आपने देखा होगा कि लेट्स से आप एक लाइन में लगे हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले जो बंदा आता है वो सबसे पहले सर्व होता है, जो लास्ट में आता है वो सबसे लास्ट में सर्व होता है। तो ये आपके पास लेट्स से एक कतार है जिसमें डिफरेंट लोग खड़े हैं ना, तो जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले यहाँ से वो सबसे पहले जाएगा, सबसे पहले सर्व होगा। सो इसको क्यू कहते हैं। और इवेंट लूप में हमारे पास एक क्यू होता है जिसमें हम कॉलबैक्स को स्टोर करते हैं, और जो कॉलबैक सबसे पहले आया होता है वो सबसे पहले हम सर्व करना चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं क्यों सर्व करना चाहते हैं। फिर हमारे पास मैक्रो टास्क क्यू है जिसमें
बड़े बड़े टास्क का के कॉल बैक्स हम स्टोर करते हैं। और फिर हमारे पास इंटरनल एपीआईज़ हैं। इंटरनल एपीआईज़ का बेसिकली मतलब ये है कि जो रन टाइम है, अगर जावास्क्रिप्ट है आप ब्राउज़र के अंदर रन कर रहे हैं तो उसको तो ये जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के रन टाइम में रन हो रहा है। अगर आप आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र रन कर रहे हैं तो ये Node.js के रन टाइम में रन हो रहा है। तो दोनों रन टाइम्स इन जावास्क्रिप्ट को कुछ जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कुछ फीचर्स उसको प्रोवाइड करते हैं जो जावास्क्रिप्ट के अपने नहीं होते। जैसे ब्राउज़र में डॉम और नेटवर्क्स वगैरह, ये जो एपीआईज़ हैं ये जावास्क्रिप्ट को प्रोवाइडेड होती है, जो कि जावास्क्रिप्ट के अपने नहीं है। तो इसको बेसिकली मैंने इंटरनल एपीआईज़ का नाम दिया है। तो ये हमारे पास टोटल इवेंट लूप का जो जो वो है, इवेंट लूप का जो जो मेन कंपोनेंट्स है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, दीज आर बेसिकली दोस। अब इवेंट लूप काम कैसे करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इवेंट लूप काम कैसे करता है। इमेजिन करें कि आपके पास एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, और उस रेस्टोरेंट में मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। आप इमेजिन करें कि सिर्फ एक काउंटर पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और उस यहाँ पे एक काउंटर है और यहाँ कुकीज़ पड़े हैं, लेट्स से, ठीक है। और यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में कुकीज़ और पिज़्ज़ाज़ दोनों मिलते हैं, लेकिन कुकीज़ वो इमीडिएटली मिल जाते हैं और जो पिज़्ज़ा है उसमें टाइम लगता है। तो लेट्स से ये 4-5 लोग हैं, ये यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। तो क्या होगा? अब एक बंदा खड़ा है, अब ये लेट्स से कुकीज़ लेना चाहता है, ये पिज़्ज़ा लेना चाहता है, ये भी पिज़्ज़ा लेना चाहता है, ये कुकीज़ लेना चाहता है और ये भी पिज़्ज़ा लेना चाहता है। तो अगर तो कैसे ये क्या होगा? ये कुकीज़ वाला बंदा जब आएगा ये उसको पेमेंट करेगा और ये इंस्टेंटली इसको कुकीज़ देकर इसको फारिग कर देगा। अब ये पिज़्ज़ा वाला बंदा जब आएगा ये इसको ऑर्डर देगा, तो पिज़्ज़ा ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा उसमें प्रिपेयर होने में टाइम लगता है। तो क्या होगा? प्रैक्टिकली सोचें, ये बंदा जब यहाँ पे ऑर्डर देगा ये उसको कहेगा कि भाई साहब आप ऐसा करें, वेट करें, और जो कुक है उसको ये जो ऑर्डर नंबर है ये दे देगा और उसमें डिटेल्स होते हैं, लेट से ऑर्डर नंबर 1 to 5 फलां फलां पिज़्ज़ा प्रिपेयर कर लो। इससे कह देगा कि तुम साइड पे बैठ जाओ, जब आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा तब मैं आपको बुला लूँगा, ठीक है। अब ये तो इसने सर्व कर दिया है लेकिन इसका पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसने सर्व कर दिया है लेकिन इसका पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये जो कुकीज़ वाला बंदा है दिस इज़ द सिंक्रोनस कोड, और ये जो पिज़्ज़ा वाला बंदा है ये दिस इज़ द एसिंक्रोनस कोड दैट द जावास्क्रिप्ट इज़ हैंडलिंग। अब जो भी एसिंक्रोनस वाला बंदा आएगा, पिज़्ज़ा वाला बंदा आएगा, ये उससे ऑर्डर लेगा और उस ऑर्डर को आगे कुक जो किचन है उसको फॉरवर्ड करेगा कि आप इसका इनका जो ऑर्डर है वो तैयार करो, और ये साइड में वेट कर रहे होंगे। जब इमेजिन करें इसने लेट से एक बंदे का पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो गया है, तो ये पिज़्ज़ा ये इसको कैसे बुलाएगा? क्या वो डायरेक्टली यहाँ पे लाइन लगी है और जैसे ही इसके पास पिज़्ज़ा आ गया ये उसको बुला लेगा? नहीं, बल्कि ये क्या करेगा, जब ये फारिग हो जाएगा, इसके सामने कोई भी लाइन नहीं होगी, सारे बंदे सर्व हो जाएंगे, तब ये किचन में जाके पूछेगा हाँ कौन सा पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो गया है। तो वो कहेंगे कि यार ऑर्डर नंबर 1 to 5 वाला पिज़्ज़ा वो क्रिएट हो गया है, और लेट्स से ऑर्डर नंबर 137 वाला भी एक वो पिज़्ज़ा है वो भी रेडी हो रहा है। अब दोनों का ऑर्डर वहाँ पे बन रहा है, लेकिन लेट्स से ऑर्डर नंबर 137 चले, ये बाद में इसने दिया है लेकिन इसका पिज़्ज़ा वो जल्दी प्रिपेयर हो गया। तो ये क्या करेगा, जब इसके सामने लाइन ना हो ये किचन से पूछेगा कि हाँ क्या हिसाब है, 137 ऑर्डर क्रिएट हो वो प्रिपेयर हो गया है? तो वो कहेगा हाँ प्रिपेयर हो गया है। तो ये 137 ऑर्डर लेके शाउट करेगा कि हाँ 137 वाला बंदा कौन है, 137 वाला। तो बंदा कहेगा कि यार ये मैं हूँ, तो वो इसको पिज़्ज़ा दे देगा और उसका काम ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली द जावास्क्रिप्ट इवेंट लूप वर्क्स। जावास्क्रिप्ट का सिर्फ एक ही थ्रेड है, एक ही मेन थ्रेड है, और जावास्क्रिप्ट उसको ब्लॉक नहीं करना चाहता। एक ही मेन थ्रेड है, उसको जावास्क्रिप्ट ब्लॉक नहीं करना चाहता। तो जो भी लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस है जावास्क्रिप्ट उसको एसिंक्रोनसली ट्रीट करता है। सो जब हमारे पास लेट्स से फंक्शन 1 है वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, सो लेट्स से मैंने एक प्रोग्राम रन किया है, ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑलवेज दिस ग्लोबल फंक्शन।
अब ये ग्लोबल फंक्शन है, इसमें लेट से आपने सेट टाइम आउट को कॉल कर दिया। तो जब आपने सेट टाइम आउट को कॉल कर दिया तो सेट टाइम आउट जब यहाँ पे आ जाता है तो ये सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट करता है। तो उसके वो जो आपने टाइम दिया होता है ये उसका वेट नहीं करता, बल्कि यहाँ पे जो इंटरनल एपीआई में जो टाइमर का प्रोग्राम होता है, ठीक है, यहाँ पे ये टाइमर है, ये इस सेट टाइम आउट जैसे ही ये एग्जीक्यूट करता है, इसका जो कॉल बैक होता है ये उस कॉल बैक को दे देता है इस टाइमर को कि यार तुम इतना टाइम वेट करो, मैं दूसरे फंक्शंस को वो एग्जीक्यूट करता हूँ, और इस सेट टाइम आउट को पॉप कर देता है क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। अब वो जो कॉल बैक, वो जब लेट से हमने 100 मिली सेकेंड का टाइम दिया था, वो 100 मिली सेकेंड का टाइम जब हो जाता है तो क्या वो फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे कॉल स्टैक पे आएगा? नहीं, बल्कि क्या होगा कि वो फंक्शन यहाँ इन माइक्रो टास्क और मैक्रो टास्क क्यू में किसी एक में वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? वो कॉल बैक यहाँ पे वेट करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक ये कॉल स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। तो इवेंट लूप हर एक क्लॉक टिक पे चेक करता है कि आया मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर कॉल स्टैक एम्प्टी है तो वो माइक्रो टास्क क्यू को चेक करता है कि यहाँ पे कोई पेंडिंग कॉल बैक तो नहीं है। तो अगर लेट से यहाँ पे 3 पेंडिंग कॉल बैक्स है, सबसे पहले 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, तो मैंने क्या बताया था कि क्यू में जो सबसे पहले आता है वो पहले सर्व होता है। तो इवेंट लूप देखेगा कि अच्छा माइक्रो टास्क क्यू में कुछ कॉल बैक्स हैं, हाँ है, और कॉल स्टैक भी एम्प्टी है, तो ये इस कॉल बैक को यहाँ से उठा के कॉल स्टैक में यानी इसको एग्जीक्यूट कर लेगा, और कॉल स्टैक में ये फंक्शन, ये 1 कॉल बैक जो है, जो हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है, ये बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप ऐसा समझे कि इससे टाइम आउट और ग्लोबल नहीं है, यहाँ पे ये बिल्कुल एम्प्टी है। फिर ये एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट होगी, सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट होगी, तब कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। दोबारा से इवेंट लूप चेक करेगा कि आया माइक्रो टास्क क्यू में कुछ कॉल बैक्स पेंडिंग है कि नहीं। हाँ 2 और 3 तो है, तो वो 2 को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेगा, सो वो मेन कॉल स्टैक में आ जाएगा। फिर जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मेन कॉल स्टैक से वो पॉप हो जाएगा। फिर अगेन इवेंट लूप चेक करेगा कि माइक्रो टास्क क्यू में कुछ है कि नहीं। हाँ है, 3 है और कॉल स्टैक भी एम्प्टी है, तो ये इसको एग्जीक्यूट कर लेगा और ये कॉल स्टैक में आ जाएगा। जब ये 3 भी एग्जीक्यूट हो गया तो माइक्रो टास्क क्यू वो एम्प्टी हो जाएगा। फिर इवेंट लूप क्या करेगा कि वो चेक करेगा, अच्छा कॉल स्टैक भी एम्प्टी है, माइक्रो टास्क क्यू भी एम्प्टी है, और मैक्रो टास्क क्यू में अब कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पे जो कॉल बैक होगा ये उसको उठा के यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेगा। सो दैट इज हाउ द इवेंट लूप वर्क्स। इट ऑलवेज चेक द कॉल स्टैक वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट। जब वो एम्प्टी हो तो वो फिर माइक्रो टास्क क्यू और मैक्रो टास्क क्यू को ऑर्डरली इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर चेक करता है कि इसमें कॉल बैक्स है कि नहीं, उन कॉल बैक्स को फिर एग्जीक्यूट करता है। और जब एसिंक्रोनस टास्क मेन थ्रेड में आ जाते हैं, कॉल स्टैक में आ जाते हैं, तो वो उनको उनके रिस्पेक्टिव जो बैकग्राउंड एपीआईज है, जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं ऑलरेडी, वो उनके हवाले कर देता है। सो दैट इज़ हाउ द नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर ऑफ नोड जेएस वर्क्स। अब आपसे लोग सवाल पूछेंगे कि नोड जेएस तो सिंगल थ्रेडेड है, लेकिन ये कैसे मल्टीपल आईओ ऑपरेशंस करता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट को सर्व कर सकता है? ये ऐसे करता है कि जो भी एसिंक्रोनस टास्क आ जाते हैं ये उनको उनके रिस्पेक्टिव एपीआईज के हवाले कर देता है, और अपने कॉल स्टैक को सिर्फ सिंक्रोनस टास्क के लिए वो रखता है और उसको सिंक्रोनस टास्क उस पर सिर्फ चलाता है। सो दिस इज हाउ द होल इवेंट लूप वर्क्स। अब माइक्रो टास्क कौन से हैं? तो अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या आप क्यू माइक्रो टास्क का फंक्शन कॉल करेंगे, उसको कॉल बैक प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो कॉल बैक्स हैं वो माइक्रो टास्क क्यू में आएंगे, और बाकी जो फाइल सिस्टम के कॉल बैक्स हैं, टाइमर के कॉल बैक्स हैं, बाकी जो सारे कॉल बैक्स हैं वो मैक्रो टास्क हैं, और उनके कॉल बैक्स जब उनका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो वो उनके कॉल बैक्स वो यहाँ पे मैक्रो टास्क क्यू में आएंगे। और अगर हम इनको डिटेल से देखें ना, मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस जस्ट इस डायग्राम को याद रखें। जस्ट कीप इन माइंड दैट when in microtask queue it's also 2 queues, like basically there are 6 queues in the event loop.
दो माइक्रोटास्क क्यू में होते हैं और चार मैक्रोटास्क क्यूज होते हैं बेसिकली। सो ये एक क्यू नहीं है बेसिकली, ये इंटरनली अगर आप इसको और भी डीप जाएं और इसको एक्सप्लोर करें तो ये दो क्यूज़ हैं और मैक्रोटास्क वो चार क्यूज़ हैं। लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी हम इसको एक ही क्यू कंसिडर करते हैं, माइक्रोटास्क क्यू और मैक्रोटास्क क्यू। अब मैंने कुछ कोड वो किया है, मैंने कुछ कोड अपने साथ लिखा है। इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और अगर हमें सही इवेंट लूप समझ आ गया है तो हम करेक्टली इसका ऑर्डर बता सकते हैं कि ये किस ऑर्डर में रन होंगे। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। मैं इसको आसान बनाता हूँ, ठीक है। प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व और इन सब चीज़ों को इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ और इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब आप देखें, गौर से देखें, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास क्या है, बेसिकली एक दो तीन चार पाँच, पांच हमारे पास कंसोल लॉग के स्टेटमेंट है जो कि सिंक्रोनसली रन होंगे, और जिस ऑर्डर में हमने इनको लिखा है उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होंगे ऑफ कोर्स। तो मैं जब इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ तो ये देखिए ए डी एफ जे एम, और बस एम स्टेट यानी एम तक यहाँ पे हमने कंसोल किया है तो हमें कंसोल में नज़र आ गए हैं। सो दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ वी आर एक्सपेक्टिंग। जब हम एसिंक्रोनस चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जब मैं लेट से इस प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व को अनकमेंट करूँगा तो इसके अंदर जो कॉल बैक है एक देन को सिर्फ अनकमेंट करते हैं। इस देन के अंदर जो कॉल बैक है ये कब रन होगा, तो अब इवेंट लूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया तो जो सारे के सारे कंसोल लॉग्स हैं, यानी एक कंसोल लॉग, एक वो कंसोल लॉग है वो कॉल स्टैक में आके वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये पॉप हो जाएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। जब प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व आ जाए ना तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व आ जाए और ये देन का जो ये देन के अंदर जो हमने कॉल बैक पास किया है, तो ये जो कॉल बैक है मैं इसको सी बी से रिप्रेजेंट कर दूंगा। जैसे ही ये इसको एग्जीक्यूट करेगा ये इसको अगेन इंटरनल एपीआईज़ के हवाले कर देगा इस कॉल बैक को कि यार ये ले लो, और जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए मुझे फिर ये दे दो। अब प्रॉमिस हमने डायरेक्टली रिजॉल्व किया है, अगर डायरेक्टली भी आपने रिजॉल्व किया है तब भी उस कॉल बैक को मेन स्टेक वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता। तो जब पूरा कॉल स्टेक एम्प्टी हो जाए, ए बी कंसोल हो जाए और जो सारे कंसोल वो कंप्लीट हो जाए, तब जाके इवेंट लूप इस क्यूज़ को देखेगा। तो चूंकि जो प्रॉमिस है यानी यहाँ पे जो प्रॉमिस हैंडलर है जो कि प्रॉमिस को बेसिकली हैंडल करता है, वो देख लेगा कि यार ये प्रॉमिस तो डायरेक्टली रिजॉल्व हो गया है, और वो इस देन कॉल बैक को यानी देन के अंदर जो हमने कॉल बैक पास किया है वो इसको पास कर देगा टू दिस माइक्रोटास्क क्यू। ठीक है, वो यहाँ पे इसको पास कर देगा। अब कॉल स्टेक हमारे पास एम्प्टी नहीं है, उस पर कंसोल चल रहे हैं, तो तब तक ये कॉल बैक रन नहीं होगा। लेकिन जब हमारे कंसोल ख़त्म हो जाए तो इवेंट लूप चेक कर देगा कि अच्छा कॉल स्टेक एम्प्टी है, तो फिर वो इस कॉल बैक को लेके यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो मतलब ये कहने का मकसद ये है कि ये जो जी माइक्रो टास्क है ये हमें सबसे लास्ट में नज़र आना चाहिए, क्योंकि मेन स्टेक जब तक एम्प्टी ना हो तब तक जो कॉल बैक्स हैं, सिंक्रोनस कॉल बैक्स हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एंड सी वी आर राइट, द जी माइक्रो टास्क इज एट लास्ट। अब अगर मैं इस दूसरे देन को अनकमेंट कर दूं तो हमें पहले जी नज़र आएगा, क्योंकि ये प्रॉमिस जब रिजॉल्व होगा तो उसके बाद हम ये जी माइक्रो टास्क कंसोल करना चाहते हैं, और ये प्रॉमिस जब रिजॉल्व होगा तो उसके बाद ये चलाना चाहते हैं। तो क्यू में, माइक्रोटास्क क्यू में सबसे पहले ये कॉल बैक आएगा और फिर उसके बाद ये कॉल बैक आएगा। तो जिस ऑर्डर में कॉल बैक्स क्यू में आते हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। तो पहले हमें जी नज़र आएगा, फिर उसके बाद हमें एच नज़र आएगा। सो इट्स फाइन। नाउ अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। मैं इस सेट टाइम आउट को यहाँ से मैं इस सेट टाइम आउट को अनकमेंट कर लेता हूँ। ये भी ज़ीरो है तो इसको क्यों नहीं करते, इसको। ठीक है, मैंने इस सेट टाइम आउट को अनकमेंट कर लिया है। तो
आप क्या समझते हैं कि ये के टास्क हमें किस सबसे आखिर में नज़र आना चाहिए, कहाँ पे नज़र आना चाहिए? सो अगर हम बैक टू द इवेंट लूप चले जाएं तो हमारा ये जो दो प्रोमिसेस है ये भी सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये सारे कंसोल रन होंगे जो कि बाहर है, ग्लोबल फंक्शन के अंदर है। फिर हमारे ये प्रॉमिस रिजॉल्व होंगे इमीडिएटली, और फिर ये जो टाइमर होगा ये भी इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाएगा। ये यानी ये टाइम इमीडिएटली 0 मिली सेकेंड का वेट कर रहे हैं, तो ये जैसे ही टाइमर को दे देगा, टाइमर इसको मैक्रो टास्क क्यू में इस कॉल बैक को पुश कर देगा जिसके अंदर के टास्क का कंसोल लॉग है। तो जब कॉल स्टैक आप यानी सारे कंसोल रन हो गए, कॉल स्टैक आपका एम्प्टी हो गया, तो क्या होगा कि माइक्रो टास्क क्यू में आपके पास जो प्रोमिसेस हैं, प्रॉमिस 1 और प्रॉमिस 2, यानी जो देन को जो आपने कॉल बैक पास किए हैं, ये प्रॉमिस 1 और इसको मैं प्रॉमिस 2 इस कॉल बैक को कह रहा हूँ, ये आ जाएंगे और आपके पास यहाँ पे मैक्रो टास्क क्यू में, इस मैक्रो टास्क क्यू में आपके पास आ जाएगा वो जो टाइम आउट को जो आपने कॉल बैक दिया है वो आ जाएगा। तो जब कॉल स्टैक आपका एम्प्टी हो गया है, सारे कंसोल रन हो गए हैं, तो इवेंट लूप किस क्यू को पहले चेक करेगा? माइक्रो टास्क क्यू को। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि कॉल स्टैक भी एम्प्टी है, माइक्रो टास्क क्यू भी एम्प्टी है। सो हमें सबसे लास्ट में के टास्क नज़र आना चाहिए। ओह दैट्स नाइस। सो हमें सही समझ आ रहा है। अब क्यू माइक्रोटास्क ये एक फंक्शन है जिसमें आप जो कि इमीडिएटली एक कॉल बैक को पुश करता है टू द माइक्रोटास्क क्यू। ठीक है, तो जब प्रोग्राम यहाँ पे आ जाता है तो इमीडिएटली एक ये जो बी माइक्रोटास्क वाला वो है, ये कहाँ पे चला गया यार, ये मुझे नज़र नहीं आते बहुत। अच्छा ये, तो ये जो बी माइक्रोटास्क जो हमने कंसोल किया है, ये कॉलबैक डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि क्यू माइक्रोटास्क से आप डायरेक्टली माइक्रोटास्क क्यू में किसी कॉलबैक को इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली फॉर दैट। तो क्यू माइक्रोटास्क का रन यहाँ पे होगा, लेकिन ये जो काम है इसका काम क्या है? इट्स बेसिकली इंसर्ट्स कॉल बैक टू दिस माइक्रो क्यू। तो ये माइक्रो क्यू वाला वो है। तो सबसे पहले ये इंसर्ट हो गया, फिर उसके बाद प्रोमिसेस के दो कॉल बैक्स और फिर उसके बाद सेट टाइम आउट। तो मतलब हमें जी, एच और के से पहले बी नजर आना चाहिए। एंड सी, वी आर सीइंग द बी माइक्रो टास्क फर्स्ट बिफोर द जी, एच एंड के। इसी तरह से अगर हम इस क्यू माइक्रो टास्क को अनकमेंट करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि एल माइक्रो टास्क हमें कब नज़र आएगा? तो ये हमें बाकी जो इमीडिएटली माइक्रो टास्क है वो जो रिजॉल्व हो रहे हैं उसके बाद नज़र आएगा, क्योंकि वो पहले रिजॉल्व हो रहे हैं और ये सब उनसे बाद में है। लेकिन इस सेट टाइम आउट से हमें पहले नज़र आएगा, क्योंकि ये सेट टाइम आउट एक मैक्रो टास्क है। समझ आ गई? और जब तक माइक्रो टास्क क्यों वो एम्प्टी नहीं होगी तब तक मैक्रो टास्क वो रन नहीं होगा। सो इसको रन करते हैं और देखिए कि टास्क अभी भी सबसे आखिर में है। फिर जब मैं इस सेट टाइम आउट को अनकमेंट कर लूँ तो ऑफ कोर्स दिस सेट टाइम आउट, दिस कॉल बैक फंक्शन विल बी इंसर्टेड बिफोर दिस सेट टाइम आउट, क्योंकि दोनों में 0 मिली सेकेंड्स का डिले है और ये इससे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस कॉल बैक के अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर बेसिकली एक कंसोल हो रहा है और इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, इसको मैं फॉर द टाइम बिंग कमेंट कर लेता हूँ। और वेरी इंटरेस्टिंग, दिस फंक्शन इज अगेन इनसाइड दिस सेट टाइम आउट फंक्शन। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये एक कॉल बैक को माइक्रोटास्क में क्यों कर रहा है। सो क्या होगा, कौन सा हमें पहले नज़र आएगा? तो इसको समझते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं इस चीज़ को एम्प्टी कर लेता हूँ, इस पूरे जो गन मैंने मचाया है इसको मैं एम्प्टी कर लेता हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ कि हमारे पास सबसे पहले कंसोल्स, वो तो हमें पता है सारे कंसोल पहले रन होंगे, और सबसे पहले इस माइक्रो टास्क क्यू में बी आ जाएगा। ठीक है, इसमें बी आ जाएगा, यानी ये बी माइक्रो टास्क। फिर उसके बाद प्रॉमिस हमने रिजॉल्व किया है तो जी और एच आ जाएंगे, जी और एच आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने, अच्छा अब ये सेट टाइम आउट जो है, ये सेट टाइम आउट यहाँ पे क्योंकि 0 मिली सेकेंड्स का डिले है तो ये इमीडिएटली मैक्रो टास्क क्यू में
ये आ जाएगा, एंड हम इसको ई कह लेते हैं, चले, ठीक है। और इसके बाद हमें ये जो, अच्छा, सेट टाइम आउट, इसके बाद के आ जाएगा इसके अंदर, और फिर उसके बाद एल आ जाएगा यहाँ पे माइक्रो क्यू में। अब देखिए, हमारे पास लेट से कंसोल सारे रन हो गए हैं और कॉल स्टैक एम्प्टी है, तो क्या होगा? सबसे पहले इवेंट लूप माइक्रोटास्क क्यू को खाली करेगा, तो इसको भी इसने एग्जीक्यूट कर लिया, मैं क्रॉस लगा दूंगा, इसको भी एग्जीक्यूट कर लिया, इसको भी एग्जीक्यूट कर लिया, इसको भी एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमारे पास माइक्रोटास्क क्यू अगेन एम्प्टी हो गया। अब क्या करेगा कि इवेंट लूप मैक्रोटास्क क्यू पे आएगा, कॉल स्टैक भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है। अब यहां से इसको उठा के इस ई कॉल बैक को ये एग्जीक्यूट करेगा। तो ई कॉल बैक में क्या हो रहा है, उसके अंदर एक कंसोल हो रहा है ऊपर, उसके अंदर ई कंसोल हो रहा है, तो वो उस कंसोल को यहाँ पे कंसोल ई, तो ये एग्जीक्यूट कर लेगा और इसको पॉप भी कर देगा। अब मैं पॉप नहीं कर सकता तो क्रॉस लगा लूंगा, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या करेगा, क्यू माइक्रोटास्क फंक्शन को, एक और फंक्शन को रन करेगा विच इज क्यू माइक्रोटास्क व्हाटएवर ठीक है, क्यू माइक्रोटास्क। अब ये फंक्शन जब रन होगा तो ये, इस फंक्शन का काम क्या है कि ये इसको जो कॉल बैक पास किया गया है वो किसको, वो किस में, वो कॉल बैक कहाँ पे ये इनक्यू करता है। तो ये बेसिकली इस फंक्शन का काम ये है कि ये उस कॉल बैक को इंसर्ट करता है इनटू द माइक्रोटास्क क्यू, तो यहाँ पे वो ई का कॉल बैक आ जाएगा एंड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब फंक्शन आपका ख़त्म हो गया, तो ये भी पॉप हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी रन हो गया है और यहाँ से ई माइक्रोटास्क क्यू से वो यहाँ पे चला गया है। अब गौर से देखें, ठीक है। अगेन मैं वो भूल गया हूँ कि वो कहाँ पे है, मुझे नज़र नहीं, अच्छा ये, अच्छा नज़र नहीं आ रहा था, ओके। सो गौर से सुने, अब मेरे पास ये जो कॉल बैक है ई टास्क वाला, ये माइक्रो टास्क में मौजूद है, और ये जो कॉल बैक है के टास्क वाला, ये कहाँ पे मौजूद है, ये मेरे पास मैक्रो टास्क में मौजूद। कौन सा पहले रन होगा? तो इवेंट लूप कॉल स्टैक जब एम्प्टी होता है तो वो पहले माइक्रो टास्क क्यू को चेक करता है। ओ, यहाँ पे एक कॉल बैक मौजूद है, तो ये पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा और के सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये है कि जब हमें जब ई मिलेगा तो ई के बाद हमें इनसाइड ई माइक्रोटास्क मिलेगा और फिर उसके बाद के मिलेगा। सो सी 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 दैट्स हाउ द इवेंट लूप वर्क्स। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है, सो आई कैन गारंटी यू कि आप इमीडिएट लेवल तक सारे इवेंट लूप के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो क्लियर कर सकते हैं। प्रोसेस डॉट नेक्स्ट एक स्पेशल फंक्शन है। अच्छा, इवेंट लूप जब एक मरतबा एक कंप्लीट राउंड करता है, उसको एक टिक कहते हैं। यानी इवेंट लूप चेक करता है कॉल स्टैक एम्प्टी है, कॉल स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अच्छा, ये एम्प्टी नहीं है तो बस वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये एम्प्टी है, हाँ है। अब माइक्रोटास्क को चेक करो, माइक्रोटास्क को चेक करो। इस कंप्लीट राउंड को एक टिक कहते हैं। तो अगर आप किसी राउंड के बाद इमीडिएटली किसी फंक्शन को चलाना चाहते हैं तो आप प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक को रन करेंगे। इसमें इसके अंदर जो कॉल बैक आप पास करते हैं, इट इज़ गारंटीड कि ये जो करंट टिक या जो करंट राउंड कंप्लीट होगा, इमीडिएटली उसके बाद हमें ये कंसोल, ये कॉल बैक वो रन करेगा। सो अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं और मैं इसको रन कर दूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग ई टास्क जब उसने कर लिया, तो अब क्यू माइक्रोटास्क में हमारे पास इनसाइड ई माइक्रोटास्क है, लेकिन जब वो टिक कंप्लीट हो गया है तो वो चूंकि प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक में हमने एक कॉल बैक पास किया है, तो वो नेक्स्ट टिक शुरू नहीं करेगा, बल्कि ये कॉल बैक वो पहले रन करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टिक की तरफ जाएगा। और नेक्स्ट टिक में वो क्या करेगा कि ये इस ई कॉल बैक को रन करेगा और फिर यहाँ पे उससे नेक्स्ट टिक में ये इस के को रन करेगा। सो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक इज़ अ वेरी वेरी गुड फंक्शन, राइट? With that being said, it's about the end of our lecture, and inshallah we will, I promise you, inshallah, from the next video we will start the real coding. But I wanted you to give this overview of the event loop, and I really want to understand it. मैंने काफ़ी चीज़ें इससे हटा भी दी है कि वो मैं इसमें मैंने इंक्लूड नहीं की कि यार वो बहुत डीप हो जाएगा, और ये दिस इज़ लाइक द थर्ड क्लास, राइट?
सो अगर आपने इसको सही अंडरस्टैंड किया है, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। मैं आपको विजुअली भी दिखा देता हूँ। एक साइट है, आप सर्च करें इवेंट लूप विजुअलाइज़र ऐप को, और यहाँ पे एक फर्स्ट जो लिंक आ जाएगा, दिस इज़ दी लाइक दिस इज़ दी एन ऐप विच इज़ हेल्पिंग यू विजुअलाइज दी इवेंट लूप ऑफ जावास्क्रिप्ट, लेकिन काफ़ी बुरी यूआई है इनकी। तो क्या होगा, हमारे नॉलेज के मुताबिक ये फंक्शंस इन्होंने डिफ़ाइन किए हैं। लॉग ए फंक्शन को इन्होंने पहले डिफ़ाइन किया है, पहले कॉल किया है, तो ये सबसे पहले हमें कंसोल डॉट लॉग में ए नज़र आएगा। फिर सेट टाइम आउट को उन्होंने बी दिया है और वो 0 मिली सेकेंड्स का डिले उन्होंने प्रोवाइड किया है। फिर प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व और लॉग डी को कॉल किया है। तो सबसे पहले हमें ए नज़र आएगा, फिर उसके बाद डी नज़र आएगा, फिर माइक्रो टास्क जो वो है, सॉरी, फिर जो माइक्रो टास्क के कॉल बैक्स है वो हमें एग्जीक्यूट होते हुए नज़र आएंगे, और उस सबसे आखिर में हमें मैक्रो टास्क है। तो इसको हम रन करते हैं, और अच्छा, तो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये देखिए लॉग ए आ गया है। लॉग ए फंक्शन वो हमने कॉल कर दिया है इस फर्स्ट लाइन पे, 7 नंबर लाइन पे, तो इससे वो कॉल स्टेक में आ गया है। और लॉग ए के अंदर अंदर चूंकि हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया है विच इज़ कंसोल डॉट लॉग ए, तो एक और फंक्शन कॉल होगा, और ये आप देख सकते हैं ए कंसोल हो गया है, दैट इज़ शोइंग इन द डायलॉग। अब लॉग ए ख़त्म हो गया, सो दैट विल बी पॉप्ड फ्रॉम द कॉल स्टेक। अब कॉल स्टेक एम्प्टी है, सेट टाइम आउट आएगा उसमें। सेट टाइम आउट आ गया, सेट टाइम आउट जब उसने एग्जीक्यूट कर लिया, तो इमीडिएटली वो जो मैक्रो टास्क क्यू है उसमें लॉग बी कॉल बैक वो अब वेट कर रहा है। वेट करो यार, हम तुम्हारा इतना केयर नहीं करते। अच्छा, अब देखो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो गया है। सो उसने उस कॉल लॉग सी कॉल बैक को माइक्रो टास्क क्यू के अंदर डाल दिया है। अब कॉल स्टेक फिर से एम्प्टी है, लॉग डी उसमें आ गया और वो एग्जीक्यूट हो गया, हमें डी कंसोल में नज़र आ गया। अब ये पॉप हो जाएगा। नेक्स्ट काम क्या होगा, इफ कॉल स्टेक एम्प्टी, microtask queue is not empty, microtask queue is also not empty, so event loop in the next tick will run the first callback of microtask queue. So log c main, तो log c रन हो गया, and the next thing is log b, तो फिर log b रन होगा। That's how the event loop works. So आप इसके साथ जो कोड हमने लिखा क्लास में, आप उसको गौर से देखें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसको यहाँ पे चलाएं और इन्जॉय करें। अब मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। Oh, so I guess that's it for today. Thank you guys for watching. So nice of you. You are still here with me. So it's an honor for me. So thank you guys for watching. Inshallah, in the next class we will dive into something fun. Till next, see you inshallah in the next video.